तो हेलो दोस्तों, आज जो है वो हम समतल दर्पण पढ़ने वाले हैं और समतल दर्पण में एक न्यू कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि एक समतल दर्पण के सामने खड़े व्यक्ति को अपनी पूरी प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसी के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। ऐसे तो आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई h/2 होना चाहिए, जो कि h क्या होता है, तो वो दर्पण की लंबाई हो, सॉरी वो आदमी की ऊंचाई होती है, यानी कि आदमी की लंबाई कितना हम मान लेते हैं h, यानी कि हाइट। क्लियर। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर अपनी पूरी प्रतिबिंब देखना है, अपने शरीर की पूरी प्रतिबिंब देखना है, तो अपने लंबाई की अगर आधी सिर्फ समतल दर्पण मिल जाए तो अपने प्रतिबिंब को आसानी से उस दर्पण में देख सकते हैं। लेकिन ये जो h/2 है वो आया कैसे, इसके बारे में हम डिटेल्स जानकारी आज हम हासिल करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक समतल दर्पण है। ये कुछ इस प्रकार है, यह है हमारे पास यहाँ पर समतल दर्पण, और इस समतल दर्पण के सामने एक खड़ा आदमी है। यह है आदमी का H फॉर हेड, यह है E फॉर आइज, यहाँ पर है ई का मतलब हो गया कि आइज, क्योंकि आदमी की आइज होती है वो हेड से थोड़ी नीचे होती है, तो ये हो गया आइज और ये हो गया आदमी का फुट। तो एक समतल दर्पण के सामने एक आदमी खड़ा है। तो ये तो पता है कि समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, दोनों एक दूसरे के समान होती है। तो अगर इस दर्पण से एक्स डिस्टेंस पर अगर ये आदमी खड़ा है, तो इस दर्पण से एक्स दूरी पर ही क्या होगा, इस दर्पण के अंदर में इस आदमी की प्रतिबिंब बनेगी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आई फॉर इमेज बन रहा है, यहाँ पर ओ फॉर ऑब्जेक्ट है। तो जब ये आई फॉर इमेज बन रहा है तो देख सकते हैं कि यहाँ पर आदमी का हेड बन रहा है, यहाँ पर आइज बन रहा है और यहाँ पर फुट बन रहा है। अब ये प्रतिबिंब बन कैसे रही है उसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी हासिल करते हैं। तो देखिए, आदमी के फुट से निकलकर एक आपतित किरण ऐसे सीधा जाके दर्पण से क्या होती है, ऐसे टकराती है। ठीक है, दर्पण से टकराने के बाद वो इस तरीके से आदमी के आइज पर क्या होती है, परावर्तित होती है। और इस परावर्तित किरण को हम पीछे की तरफ डॉट 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 करके खींच दिए। क्लियर। ठीक इसी तरह से आदमी के हेड से भी एक आपतित किरण निकल के दर्पण से ऐसे क्या होती है, टकराती है। और फिर यह यहाँ से ऐसे जो है वो क्या होती है, ऐसे परावर्तित होती है। कहाँ, तो इस आदमी के आइज पर, ई फॉर आइज, यानी कि इसके आंख पर। और जब हम इस परावर्तित किरण को पीछे की तरफ डॉट 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 करके खींच दिए, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है वो आदमी की प्रतिबिंब बन चुकी है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, ध्यान से इस पूरी तस्वीर को देखिए। तो यहाँ पर ये जो स्मॉल h है वो है आदमी की हाइट, तो यहाँ पर स्मॉल h क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की हाइट। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो अच्छी बात है। यहाँ पर बच्चों मैंने बीच में खुद से अपने मन से थोड़ी सी देर के लिए समझो कि इसको मैंने अपने मन से एक लाइन ड्रॉ कर दिया है, एक रेखा खींच दी है, जो कि अपने मन से मैंने खींची है, किसी के कहने पे नहीं, बिल्कुल अपने मन से खींची है। अब थोड़ी सी इसमें हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये जो है वो है आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण। इस आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में अगर हम एक अभिलंब बनाए, ध्यान समझिएगा, एक अभिलंब बनाए, तो ये क्या कहला जाएगी, ये कहला जाएगी दर्पण पर अभिलंब, और ये बिंदु कहला जाएगी, ये वाली बिंदु कहलाएगी आपतन बिंदु। तो ये हो गई आपतन बिंदु, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। तो आपको पता होना चाहिए कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है वो कोण कहलाता है एंगल आई, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है वो कहलाता है एंगल आर। तो अगर यहाँ पर आपतित किरण थीटा है तो परावर्तित किरण भी कितना होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी यहाँ पर? चलिए, नहीं कोई परेशानी नहीं, अच्छी बात है। अब ध्यान से यहाँ पे देखिए कि ये वाली लाइन ऐसे, फिर इस तरीके से और फिर इस तरीके से जेड का फॉर्मेशन कर रहा है, ऐसे जा रहा, फिर ऐसे आ रहा, फिर ऐसे जा रहा, जेड का फॉर्मेशन कर रहा। तो जब जेड का फॉर्मेशन, या फिर आप ऐसे समझे, आसान भाषा में समझे कि अगर ये वाली लाइन कितना है, थीटा, ये यहाँ पर ए वाला कोण कितना है, थीटा है, तो ये वाला कोण कितना होएगा,
90, तो ये वाला कोण कितना होएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर ये वाला कोण 90 माइनस थीटा और ये जो लाइन जो है वो सीधा यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये वाला, अगर ये कोण 90 माइनस थीटा तो ये कितना हो जाएगा, थीटा। बात समझ में आई। और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा ये वाला 90, और फिर से हो जाएगा 90 माइनस थीटा। बात समझ में आई। देखो ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इस चीज को समझना यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर समझो, हमने क्या करा कि अगर आपतन कोण थीटा तो परावर्तन कोण भी थीटा। अगर परावर्तन कोण थीटा यहाँ पर कोण 90 डिग्री, तो ये वाला कोण हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये वाली लाइन ऐसे सीधा एकदम गई है, बिल्कुल स्ट्रेट गई है, सीधा गई है, तो सीधा गई तो ये वाला पूरा कोण 90 बनेगा, लेकिन इतना कोण 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला कोण 90, यहाँ पर भी वाला कोण कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है। नहीं तो फिर और अच्छे तरीके से समझे क्या, कि ये लाइन ऐसे सीधा गई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे गई, जेड का फॉर्मेशन कर रही है, तो अगर ये कोण थीटा तो ये कोण भी कितना होएगा, थीटा होएगा। समझ में आ गई बातें। अच्छा, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये 90 है, तो ये अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। यहाँ पर भी इसको देख ले, ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री ये थीटा, तो ये कितना होएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, चलो नहीं, अच्छी बात है। अब इसी तरीके से एक अभिलंब का निर्माण हम ऊपर में भी कर सकते हैं। यहाँ पर इस आपतित और परावर्तित किरण के बीच में हम अगर एक अभिलंब का निर्माण करें, तो ये वाला जो कोण कहला जाएगा आपतन कोण, और ये हो जाएगा परावर्तन कोण। ठीक है। और इस आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान आपस में बराबर होगा, और ये लाइन ऐसे गई, फिर ऐसे आई, और फिर ऐसे आई, यानी कि यहाँ पर भी देखो ऐसे गया नॉर्मल, फिर ऐसे परावर्तन वाली, और फिर इस तरीके से। तो यहाँ पर भी जेड का निर्माण करा, तो ये वाला कोण भी कितना होएगा, थीटा होएगा। तो यहाँ पर ये वाला कोण भी थीटा, और ऊपर वाला भी कोण थीटा है। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर जो है मैंने पॉइंट पहले से लिख रखा है, इसको फिर से अच्छे तरीके से मैं एक बार लिख देता हूँ। यहाँ पर जो है मैंने पॉइंट पहले से रख रखा है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है ई फॉर आइस। तो ये बिंदु ई है, थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा सा नेमिंग में देता हूँ। ठीक है। इसको हम बोल देंगे पी, इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को हम बोल देंगे क्यू, इस पॉइंट को बोल देंगे आर। ठीक है। इस पॉइंट को बोल देंगे एस, इस पॉइंट को टी, और यहाँ तो एफ है। ठीक है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से अगर देखें बच्चों यहाँ पर, तो एक बड़े त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। कौन सा, ई एस टी, ई एस टी, त्रिभुज ई एस टी को ध्यान से देखिए, वो कैसा दिख रहा है। तो त्रिभुज ई एस टी जो है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है बच्चों। ये रहा आपका, इसको थोड़ा मैं और बड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। ताकि और आपको अच्छे तरीके से और साफ साफ दिखे और समझ में आए, तो ज्यादा मजा आएगा, है ना। ये लीजिए, ये लीजिए। ठीक है। ये हो गया त्रिभुज। यहाँ पर इस कोण का नाम है ई, इस कोण का नाम है एस, और इस कोण का नाम है, इस पॉइंट का नाम है टी। हो गया ई एस टी, ऊपर है बड़ा बड़ा त्रिभुज। अच्छा, बीच में ये दर्पण बना हुआ है, तो हम दर्पण के बदले हम यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींच देंगे, ऐसे। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इस पॉइंट का नाम पी, इस पॉइंट का नाम क्यू, तो इस पॉइंट का यहाँ पर भी नाम पी देंगे, और यहाँ पर क्या देंगे, क्यू देंगे। अच्छा, अब इसमें कोण की थोड़ी सी बात करते हैं। अगर ऊपर वाले इस त्रिभुज में ई एस टी, इस त्रिभुज में अगर हम बात करें, तो ये वाला कोण हमारा कितना है, थीटा है। यहाँ पर ये वाली कोण कितनी है, 90 डिग्री, और ये वाली कोण कितनी हो जाएगी, क्योंकि अगर ये थीटा, सॉरी, अगर ये 90 ए थीटा, तो ये वाली कोण हो जाएगी बच्चों 90 माइनस थीटा। बात समझ में आई। ठीक इसी तरह से अगर ये थीटा, यहाँ पर अगर ये 90, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। बात समझ में आई। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये वाला कोण हमारा थीटा है, ये वाला कोण हमारा 90 माइनस थीटा है, ये वाला 90 है, और ठीक इसी तरीके से ये वाला कोण भी हमारा क्या है, 90 माइनस थीटा है, और ये वाला कोण हमारा कितना है,
90 है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए तो इस त्रिभुज ई एस टी में एक और त्रिभुज है। इस त्रिभुज ई एस टी में एक और त्रिभुज है, कौन सा? ई पी क्यू, त्रिभुज ई पी क्यू। क्या दोनों में कुछ कॉमन है? हाँ बिल्कुल कॉमन है। अगर त्रिभुज ई एस टी में देखें तो एंगल ई का मान जो है वो थीटा के बराबर है। ठीक है, बड़े बड़े त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं। और एंगल एस का जो मान है, एंगल एस का मान वो 90 माइनस थीटा के बराबर है। और एंगल टी का जो मान है वो 90 के बराबर है। बात समझ में आई? चलो अच्छी बात है अगर समझ में आई तो। ठीक इसी तरह से अगर हम छोटे वाले त्रिभुज, कौन सा? त्रिभुज ई पी क्यू, ई पी क्यू की अगर बात करें, त्रिभुज ई पी क्यू में, तो यहां भी एंगल ई बराबर हमारा मान दिया हुआ है थीटा, यानी कि कोण ई का मान हमारा कितना है? थीटा है। यहां पर कोण पी का भी मान हमारा आ रहा है 90 माइनस थीटा, और यहां पर हमारा कोण कौन सा? क्यू का भी मान आ रहा है 90। अब इस दोनों त्रिभुज में देखिए कि दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में एक दूसरे के क्या है? बराबर है। इन दोनों त्रिभुज के, यानी कि त्रिभुज ई पी क्यू, त्रिभुज ई पी क्यू की तीनों भुजाएं आपस में एक दूसरे के क्या है? बराबर है। ठीक है, तथा एक भुजा, सॉरी, इस दोनों त्रिभुज के तीनों कोण आपस में एक दूसरे के बराबर है। देखो यहाँ पर एंगल ई यानी कि कोण ई बराबर थीटा, तो यहाँ भी कोण ई बराबर थीटा। यहाँ कोण एक्स बराबर 90 माइनस थीटा, तो यहाँ कोण पी बराबर 90 माइनस थीटा। यहाँ पर कोण टी बराबर 90, तो यहाँ पे कोण क्यू बराबर 90। तो इन दोनों त्रिभुज में तीनों कोण आपस में दूसरे के बराबर है, तथा ये वाली भुजा जो एक भुजा है पी क्यू, वो क्या है? कॉमन है। जब एक भुजा कॉमन है तो क्या होना चाहिए कि सर्वांशों के नियमानुसार कि इसकी भुजाओं का अनुपात एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी कि ये बड़ी वाली भुजा बटा छोटे वाली भुजा बराबर ये बड़ी वाली भुजा बटा ये छोटे वाली भुजा एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। यानी कि सर्वांशों के नियमानुसार माना हो जाए कि एच टी बटा कौन सी भुजा? पी क्यू बराबर होना चाहिए किसका? होना चाहिए ई टी बटा क्या हो जाएगा? ई क्यू। बात समझ में आई? चलो अगर समझ में आई तो अच्छी बात है। अब हम इसको ऊपर में लिखते हैं। ठीक है, तो एच टी की किसके बराबर है बच्चों? यहाँ पे देखो तो एच टी किसके बराबर है? नहीं पता हमको, तो हम एच टी को ऐसे ही छोड़ते हैं एच टी लिख के। तो एच टी अपॉन पी क्यू, पी से क्यू किसके बराबर? एक काम करिए, पी से क्यू को हम मान लेते हैं y के बराबर, और q से r को हम मान लेते हैं x के बराबर। कोई दिक्कत? चलो ठीक है, ठीक है। तो p से q किसके बराबर है? मान लिया y के बराबर, तो ये y के बराबर, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं y इक्वल टू e से t, तो e से t किसके बराबर हो जाएगा? देखो यहाँ पर है e और यहाँ पर है t, ये वाली लंबाई किसके बराबर? तो ये वाली लंबाई यहाँ पर हो गया x, यहाँ से ऑब्जेक्ट से मिरर की दूरी x और मिरर से फिर इमेज की दूरी x, तो x और x मिलकर कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 2x। तो यानी कि e से t की दूरी किसके बराबर हो जाएगी? 2x के बराबर। तो 2x अपॉन ई क्यू, ई से लेके q तक ये वाली डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस किसके बराबर? x के बराबर, तो हो जाएगा अपॉन x। x से x कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, और यहाँ से मिल जाएगा कि एच टी इक्वल टू 2y। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1। बात समझ में आई? चलो ठीक है। अब इसी तरह से हम दूसरा त्रिभुज देखेंगे। त्रिभुज जो नीचे में जो ये बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है, कौन सा? त्रिभुज ई टी एफ, ई टी एफ। त्रिभुज ई टी एफ की अगर बात करें तो ये त्रिभुज कुछ इस तरीके से है, ऐसे है, एक लाइन ऐसे है और यहां से ऐसे है। ठीक है, और ये वाला कोण इसमें 90 है, ये वाला है 90 माइनस थीटा, देख सकते हैं यहाँ पर। और इसको मैं इधर लिख देता हूँ, कितना? 90 माइनस थीटा। ये वाला है 90 और ये वाला कितना है? थीटा है।
अच्छा, यहाँ पर भी बीच में एक लाइन है, ये वाली लाइन जो कि दर्पण की लाइन है। तो यहाँ पर भी एक लाइन हम बना देंगे जो कि दर्पण की लाइन है, और इसका नाम है, नाम देते हैं क्या क्या, यहाँ पे हो जाएगा ई, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ई। यहाँ पर क्या है, क्यू, तो ये हो जाएगा क्यू, यहाँ पर हो जाएगा आर, और टी और एफ, यहाँ पर हो गया टी और यहाँ पर हो गया एफ। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो ये वाली कोण कितना है, 90, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब त्रिभुज ई टी एफ की अगर बात करी जाए, कौन सी, तो त्रिभुज ई टी एफ, तो यहां पर अगर त्रिभुज ई टी एफ की अगर बात करी जाए बच्चों, तो इस त्रिभुज ई टी एफ में देख सकते हैं कि यहाँ पर एंगल ई यानी कि कोण ई का जो मान है वो थीटा के बराबर है, तथा कोण टी का जो मान है वो 90 के 90 के बराबर है, और कोण एफ का जो मान है, एफ ये वाला कोण, वो कि 90 माइनस थीटा के बराबर है। अब इस त्रिभुज के अंदर भी एक छोटी सी त्रिभुज है, कौन सी, तो त्रिभुज ई क्यू आर, त्रिभुज ई क्यू आर की अगर हम बात करें, तो इस त्रिभुज में भी एंगल ई जो है वो थीटा के बराबर, एंगल क्यू जो है वो 90 के बराबर, और एंगल आर जो है वो 90 माइनस थीटा के बराबर। अब इस दोनों त्रिभुज में इसका वैल्यू हम लिखे हैं, तो ये हम लिखे हैं त्रिभुज ई टी एफ। तो इस त्रिभुज ई टी एफ और त्रिभुज ई क्यू आर में तीनों कोण आपस में एक दूसरे के बराबर है, तथा ये वाली भुजा, एक भुजा क्या है, कॉमन है। तो जब ये वाली एक भुजा कॉमन है, तो फिर से हम सर्वांशण का नियम लगाएंगे, और जब सर्वांशण का नियम लगाएंगे तो इसकी भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और जब ऐसा होएगा, तो जब भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो यानी कि टी एफ बटा क्यू आर बराबर होना चाहिए किसका, ई टी बटा, ई से टी बटा ई क्यू का। अब टी से एफ किसके बराबर है, नहीं पता, तो इसको मैं समझता हूँ कि टी एफ अपॉन क्यू आर किसके बराबर है, क्यू से आर हम एक्स के बराबर मान चुके हैं, ये वाली लाइन किसके बराबर हम मान चुके हैं, एक्स बराबर हो जाएगा, अपॉन एक्स इक्वल टू ई से टी किसके बराबर हो जाएगा, देखो ई से टी, तो ई टी अभी हम मेजर किए थे, किसके बराबर हुआ था ई टी हमारा, तो ई टी देखो यहाँ पे भी ई से टी, और ई टी किसके बराबर हुआ था हमारा यहाँ पे 2x के बराबर, तो हो जाएगा 2x अपॉन ई क्यू, ई से क्यू किसके बराबर हो जाएगा, देखो ये वाली लाइन किसके बराबर हो जाएगी, इस लाइन के समानांतर है, यानी कि x के बराबर, तो x से x मर जाएगा, यहाँ से आ जाएगा टी एफ इक्वल टू हो जाएगा 2x। क्लियर, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पर हमारा इक्वेशन 1 है, जिसकी वैल्यू है कि एच टी बराबर 2y, और यहाँ पर हमारा इक्वेशन 1 है टी एफ बराबर 2x। अब ध्यान से देखिए कि एस टी और टी एफ, एस से लेकर टी और टी से लेकर एफ, एक क्या है, तो ये जो है वो प्रतिबिंब की लंबाई है, क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई। और प्रतिबिंब की लंबाई किसके बराबर, वस्तु की लंबाई के बराबर, वस्तु की लंबाई के बराबर। और प्रतिबिंब की लंबाई किसके बराबर है, तो वो है एच टी प्लस टी एफ बराबर वस्तु की लंबाई किसके बराबर, स्मॉल एच के बराबर, तो मैंने लिख दिया स्मॉल एच। ठीक है, और एच टी किसके बराबर है बच्चों, तो एच टी है 2y के बराबर। ऊपर इक्वेशन 1 में देखिए, तो इक्वेशन 1 से हम एच टी का पुट कितना करेंगे, 2y प्लस टी एफ किसके बराबर है, तो इक्वेशन 2 में देखिए टी एफ 2x के बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा स्मॉल h। अब यहाँ से 2 दोनों में से 2 को हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y प्लस एक्स इक्वल टू एच। दिस इज इक्वेशन 3। क्लियर, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पर दर्पण के बारे में। अगर आप देखें तो परावर्तित किरण यहाँ, आपतित किरण यहाँ पड़ रही है, परावर्तित किरण ऐसे आंख पर पड़ रही है, फिर यहाँ आपतित किरण यहाँ पर ऐसे आपतित हो रही है, फिर परावर्तित होकर आंख पर पड़ रही है। तो दर्पण का जो भी हिस्सा जो हमारे काम का है वो सिर्फ इतना है, बाकी इस हिस्से को आप इरेज कर दो, हटा दो यहाँ से, ये लो,
बाकी आप हिस्से को यहाँ से आप इरेज कर दो। तो दर्पण जो हमारे काम के जो है वो सिर्फ यही इतना दर्पण है, यानी कि सिर्फ इतना सा हमें दर्पण मिल जाए तो हमारी काम, क्योंकि लाइन यहीं से पास हो रही है परावर्तन की, ठीक है। तो अगर हमें सिर्फ दर्पण की ये हिस्सा सिर्फ हमें मिल जाए तो हम अपने प्रतिबिंब को आसानी से देख सकते हैं। और दर्पण की ये वाली हिस्सा यानी कि दर्पण की लंबाई अगर ध्यान से देखो कि दर्पण की लंबाई, आवश्यक दर्पण हम इसको बोलते हैं कि आवश्यक दर्पण की लंबाई किसके बराबर है, तो वो है पी क्यू प्लस क्यू आर के बराबर। और पी से क्यू किसके बराबर, वाई के बराबर, और क्यू से आर किसके बराबर बच्चों, एक्स के बराबर। तो दर्पण की लंबाई क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, तो यानी कि दर्पण की लंबाई हमें एक्स प्लस वाई के बराबर आ गया। तो क्या हम यहाँ पे भी हमारे पास से इक्वेशन थी में कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो क्या हम ऐसा लिख सकते कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई दर्पण की लंबाई के बराबर, तो हम ऐसा लिख सकते कि दर्पण की लंबाई 2 इंटू दर्पण की लंबाई बराबर हो जाएगा स्मॉल एच, और यहाँ से हमें मिल जाएगा फाइनली कि दर्पण की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, h यहाँ पे और 2 आ जाएगा इस तरफ, तो हो जाएगा h/2। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। तो अब बात समझ में आई कि हमें अपने पूरे हमें अपने समतल दर्पण में अपनी पूरी प्रतिबिंब देखने के लिए हमें दर्पण न्यूनतम दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो हमारे लंबाई की आधी यानी कि h/2। और h/2 कैसे हुआ, आई थिंक ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।